जनवरी मंथ में या फरवरी मंथ में जितने भी एग्जाम निकल कर गए हैं, या फिर अगर हम बात करें मार्च मंथ में जो 2 एग्जाम हुए हैं, तो अगर आप ये सारे एग्जाम्स का लेवल चेक करेंगे तो आपको एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन मिलेगी। आजकल आईटीपी वालों ने रीडिंग में एमसीक्यू का नंबर थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले भी रीडिंग में एमसीक्यू आते थे लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते थे, मतलब आपको हार्डली 3 या 4 ही आते थे। लेकिन आजकल जो रीडिंग में एमसीक्यू आ रहे हैं उनका नंबर थोड़ा ज्यादा ही बढ़ चुका है, मतलब आपको सेकंड पैसेज में भी आ रहे हैं, थर्ड पैसेज में भी आ रहे हैं। कुल मिलाकर हम बात करें तो 6 to 7 एमसीक्यू आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हम इन क्वेश्चंस को ज्यादा इतनी कंसीडरेशन नहीं देते थे, लेकिन अब आपको इनके ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। सारी ऑप्शंस आपको एक जैसी ही लगती हैं और आप लोगों को काफी सारा टेक्स्ट भी रीड करना पड़ता है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताने लगा हूं। देखो स्टूडेंट, जो एमसीक्यू होते हैं रीडिंग के, उसमें 2 चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। वो दोनों के दोनों चीजों में आपको यूज करके प्रैक्टिकली दिखाने लगा हूं। सबसे पहले तो आपका जो रेफरेंसिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका रेफरेंसिंग अच्छा है, आपकी रेफरेंसिंग पावर अच्छी है, आपकी रीडिंग स्किल जिसमें रेफरेंसिंग आता है वो आपने डेवलप किया है, तो आपको एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे नंबर पर जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो है आपकी पैराफ्रेजिंग। तो ये दोनों चीज़ों का प्रैक्टिकल करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप लोग जल्दी एमसीक्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम 27 नंबर क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है व्हाट इज द राइटर सजेस्टिंग अबाउट कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क इन द फर्स्ट पैराग्राफ। मतलब उसका ये है कि आपको पैसेज में जाके फर्स्ट पैराग्राफ रीड करना है और पैराग्राफ पढ़ने के बाद आपको ये बताना है कि राइटर कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क्स के बारे में क्या कहता है, क्या सजेशन दे रहा है। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। एग्जामिनर जो होते हैं वो हमेशा क्वेश्चंस में कुछ ऐसे रेफरेंस प्रोनाउन यूज करते हैं जिसको हम हमेशा इग्नोर कर देते हैं। वो कौन से रेफरेंस प्रोनाउन है, मैं आपको थोड़ा सा ध्यान आपका खींचना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले ये आपको देम दिखाई दे रहा होगा। आप में से बहुत सारे लोगों को इसका मीनिंग ही नहीं पता है। वैसे पता है लेकिन रीडिंग में एग्जामिनर ने देम किस पर्पस के लिए यूज किया है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा। उसके बाद जैसे ये इन दिस फील्ड है, इसके बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होगा कि ये कौन सा रेफरेंस प्रोनाउन है। और यहाँ पर आपको दे दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी आपको देम दिखाई दे रहा है। ये 4 रेफरेंस प्रोनाउन उसने यूज करे हैं इस क्वेश्चन में। और मुझे पता आप में से ज्यादातर स्टूडेंट ये जो रेफरेंस प्रोनाउन है इसको तो बिल्कुल छोड़ देंगे, वो बिल्कुल भी इसको नहीं पढ़ेंगे। तो पीछे भागने से पहले आपको क्वेश्चंस के ऊपर टाइम थोड़ा बहुत स्पेंड करना पड़ेगा, तभी आपको इसका आंसर मिलेगा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। अब हम सबसे पहले ए ऑप्शन को रीड करते हैं। कहता पीपल्स एक्सेप्टेंस ऑफ देम कैन वेरी कंसिडरेबली। अब इसका मीनिंग थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। वो कह रहा है कि लोगों की उनके प्रति एक्सेप्टेंस वेरी कर सकती है। वेरी का मतलब ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। मतलब कुछ लोग उनके प्रति ज्यादा उनको एक्सेप्ट करते हैं, कुछ लोग उनको कम एक्सेप्ट करते हैं। तो किनको ज्यादा या कम वो एक्सेप्ट करते हैं, वो है कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क्स को। तो जितने भी ये रेफरेंस प्रोनाउन आपको दिख रहे हैं ना, इन सारे की जगह पर आपको ये सोचना है कि उसने ये रेफरेंस प्रोनाउन नहीं लिखे हैं, उसने ये कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क्स को यूज किया। अब जैसे बी ऑप्शन को रीड करते हैं, उसने लिखा है अ ग्रेट डील ऑफ प्रोग्रेस हैज ऑलरेडी बीन अटेन्ड इन दिस फील्ड। ऑलरेडी इस फील्ड में बहुत सारी प्रोग्रेशन हो चुकी है, बहुत सारी तरक्की हो चुकी है। कौन से फील्ड में हो चुकी है? ये वाले फील्ड में, कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क्स वाले फील्ड में। अब उसी प्रकार से तीसरी ऑप्शन को रीड करके देखो, दे हैव हैड मोर सक्सेस इन सम आर्टिस्टिक जेनर्स देन इन अदर्स। अब इसका मतलब यह है कि उनको बहुत सारी सक्सेस मिल चुकी है, लेकिन कुछ आर्टिस्टिक जेनर्स में मिल चुकी है दूसरे जेनर्स के कंपैरेटिवली। अब किनको ज्यादा सक्सेस मिल चुकी है? दोबारा से कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क्स की बात कर रहा है। यहाँ पे जो वर्क्स है ना, ये प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा दिमाग यूज करना कि ये इसने एक्चुअल में ये रेफरेंस प्रोनाउन यूज किसके लिए करें। उसी प्रकार से ही ये डी वाली ऑप्शन है, द एडवांसेस आर नॉट एज सिग्निफिकेंट एज द पब्लिक बिलीव्स देम टू बी। अब यहाँ पे एडवांसेस का मतलब है किस चीज में एडवांसमेंट हुई है, ये कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड वर्क्स की बात कर रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब खुद सोचिए, जब आपको इस क्वेश्चन में रेफरेंस प्रोनाउन पता चल गया कि उसने किस वर्ड को किस वर्ड के साथ रिप्लेस किया है, तो आपको पीछे जाके जब आप पढ़ोगे तो बड़े आराम से आपको आंसर्स मिलते रहेंगे। अब जैसे यहाँ पे दे है ना, दे को बहुत सारे लोग समझेंगे शायद वो पीपल की बात कर रहा है। यहाँ पे पीपल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कंप्यूटर प्रोड्यूस्ड प्रोग्राम के लिए उसने दे यूज किया है। स्टूडेंट्स, अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको मेरी वीडियो से वैल्यू मिल रही है तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे विजिट किए हैं। तो अब हम आ गए हैं इस पैराग्राफ में। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे उसने क्या लिखा है स्टूडेंट, द पेंटिंग फूल इज वन ऑफ द ग्रोइंग नंबर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम विच। अब इसको समझने की कोशिश करें। कंप्यूटर के बहुत सारे प्रोग्राम में से पेंटिंग फूल एक ऐसा प्रोग्राम है
जो क्या करता है, जिसमें बहुत सारे टैलेंट्स हैं, टैलेंट हैं वो सारे उसने आगे एक्सप्लेन करे हैं। जैसे यहाँ पे इसने क्लासिकल म्यूजिक की बात करी है कि वो क्या कर सकता है, कि वो ऐसा प्रोग्राम है जो लोगों को विश्वास दिला रहा है कि ह्यूमन उनसे भी पीछे है। अब उसी प्रकार से एक और प्रोग्राम की उसने बात करी है, यहाँ पर देखिए, आर्ट वर्क पेंटेड बाय रोबोट्स, मतलब ये दोबारा से रेफरेंस के बेस पर ही हमारा काम चल रहा है। उसी प्रकार से दोबारा से ये सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है। तो देखिए जो मैंने रेफरेंस आपको अभी बताए हैं ना, वही रेफरेंस यहाँ पर भी आपके काम आने वाले हैं। मतलब ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम में से एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके बहुत सारे टैलेंट्स हैं, और वो टैलेंट को कैसे कैसे उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के जरिए बताया। जैसे ये उसी की रेफरेंस है आगे। उसी प्रकार से जैसे आर्ट वर्क पेंटेड बाय रोबोट एक और एग्जाम्पल है, उसी प्रकार से ये सॉफ्टवेयर है। तो आप इस सारे पैराग्राफ को, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और आपको कहीं पर भी जो ऑप्शन हमने क्वेश्चन में पढ़े हैं वो ज्यादा नजर नहीं आएंगे। जैसे वो कौन कौन से ऑप्शन थे एक बार वहां पे देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पे था कि लोगों की जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो वेरी करती है, कुछ लोग ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं, कुछ कम करते हैं, कुछ नहीं लिखा ऐसा उसने। हाँ, सेकंड वाले को ध्यान से समझिए, ग्रेट डील ऑफ प्रोग्रेस हैज ऑलरेडी बीन अटेन्ड इन दिस फील्ड। अब ध्यान से समझिए, कंप्यूटर वर्क की ही हम बात पढ़ रहे थे उसमें पैसेज में, तो उस फील्ड में ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन हो चुकी है। सी ऑप्शन को पढ़ के देख लो, कोई भी उसने ऐसी कैटेगरी को कंपेयर नहीं किया कि कोई ज्यादा सक्सेस मिली है या कम सक्सेस मिली है किसी में, ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये ए ऑप्शन है इसको यहाँ से हम कट कर देंगे, उसी प्रकार से सी ऑप्शन को भी यहाँ से कट कर देंगे, और डी ऑप्शन के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ के देख सकते हैं, आपको कोई भी वहां पर ऐसी कोई ऑप्शन दिखेगी नहीं। तो बड़े आराम से आपको बी आंसर मिल जाएगा। देखो स्टूडेंट, एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए टाइम तो थोड़ा सा स्पेंड करना पड़ता है, लेकिन कम से कम अगर आपने टाइम स्पेंड किया है तो आपको आंसर भी तो ठीक होना चाहिए। तो वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्जामिनर कौन कौन से ट्रिक्स यूज करते हैं जब वो क्वेश्चन को डिजाइन करते हैं। तो आइए हम उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन को रीड करते हैं। कहता है, अकॉर्डिंग टू वैगिन व्हाई आर मैनी पीपल वरीड अबाउट कंप्यूटर आर्ट। बहुत सारे लोग कंप्यूटर आर्ट को लेकर चिंतित क्यों थे। अब ये देखिए यहाँ पर दोबारा से इसने 4 रेफरेंस यूज करे। यहाँ पर दोबारा से देखिए इट लिखा हुआ 4 बार, आपको चारों ऑप्शन में इट दिखाई दे रहा है। तो अब ये जो इट यूज किया है इसने, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कंप्यूटर प्रोग्राम। पहले वाली ऑप्शन में इसने क्या लिखा है, इट इज एस्थेटिकली इंफीरियर टू ह्यूमन आर्ट। मतलब एस्थेटिकली का मीनिंग होता है ब्यूटी, आर्ट में ब्यूटी होना, आर्ट में सुंदरता होना, उस चीज को हम एस्थेटिकली बोलते हैं। मतलब इसका ये है कि ये जो कंप्यूटर आर्ट है वो ह्यूमन आर्ट के कंपैरेटिवली घटिया है। सेकंड ऑप्शन को रीड करते हैं, इट में अल्टीमेटली सुपरसीड ह्यूमन आर्ट। सुपरसीड होता है किसी चीज के ऊपर हैवी होना। थर्ड ऑप्शन में, इट अंडरमाइंस ए फंडामेंटल ह्यूमन क्वालिटी। अंडरमाइन होता है किसी चीज को नजरअंदाज करना या किसी चीज को नीचा दिखाना। और लास्ट में उसने लिखा है, इट में लीड टू डिटीरियरेशन इन ह्यूमन एबिलिटी। डिटीरियोरेशन का मतलब है किसी चीज को नुकसान पहुंचाना या उस चीज को खत्म कर देना। तो अब हम दोबारा से देखते हैं, ये रेफरेंस प्रोनाउन के बेस पर ही हमें इसका आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में हम इसको थोड़ा सा रीड करते हैं। कहता है, ह्यूमन बीइंग आर ओनली स्पीशीज टू परफॉर्म सोफिस्टिकेटेड क्रिएटिव एक्ट्स रेगुलरली। इफ वी कैन ब्रेक दिस प्रोसेस डाउन इनटू कंप्यूटर कोड, वेयर डज दैट लीव ह्यूमन बीइंग क्रिएटिविटी। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसी दुनिया में प्रजाति है जो क्रिएटिविटी लगातार अच्छे तरीके से करती है। कहता अगर हम इसको कंप्यूटर कोड में तब्दील कर देंगे तो ह्यूमन की क्रिएटिविटी कहाँ रह जाएगी। मतलब ये एक नेगेटिव चीज बताने की कोशिश कर रहा है। आगे उसने लिखा, दिस इज ए क्वेश्चन एट वेरी कोर ऑफ ह्यूमैनिटी। और आगे उसने जो राइटर है उसके बारे में सारा लिखा हुआ जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था, ये सारा उसकी डिटेल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हम यहाँ से पढ़ेंगे, इट स्केयर्स अ लॉट of people, they are worried that it is taking something special away from it means to be human। इसका मतलब ये है, ये चीज बहुत सारे लोगों को डरा रही है। कौन सी चीज डरा रही है, कि वो इस चीज को लेकर चिंतित हैं। अब दोबारा से देखिए यहाँ पे इट लिखा हुआ है, इट का मतलब वो जो कंप्यूटर वाला पार्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, वो ह्यूमन के हाथों से कोई चीज दूर लेकर जा रही है, जिसका मतलब ह्यूमन होना होता है। अब जो चीज बंदे के हाथ में है उस चीज को वो दूर लेकर जा रही है। अब हम दोबारा से ऑप्शंस में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में इसने लिखा, इट इज एस्थेटिकली इंफीरियर टू ह्यूमन। ह्यूमन आर्ट के कंपैरेटिवली ये घटिया, लेकिन ये तो उसको थोड़ा सुपर बता रहा है। ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन में इसने लिखा, इट में अल्टीमेटली सुपरसीड ह्यूमन आर्ट। हाँ, उसने ये जरूर बात करी है, ऐसा भी हमें कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है वो ह्यूमन आर्ट से ऊपर है। ये उसने कहा है कि वो जो चीज ह्यूमन के पास है उस चीज को वो ह्यूमन से दूर लेके जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो ह्यूमन आर्ट से ऊपर है। मतलब ये दोनों जो
ए और बी ऑप्शन है ये कंपैरिजन वाले, तो कंपैरिजन हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। आगे हम थर्ड ऑप्शन को देखते हैं, कह रहा है इट अंडरमाइंस अ फंडामेंटल ह्यूमन क्वालिटी। यस, ये वाला आंसर हो सकता है, क्योंकि उसने बोला था कि जो चीज ह्यूमन के पास है उसको वो दूर लेकर जा रहा है, उसको अंडरमाइन कर रहा है। और लास्ट वाले में उसने लिखा है इट मे लीड अ डिटीरियोरेशन इन ह्यूमन एबिलिटी। ह्यूमन एबिलिटी को नुकसान पहुंचाने की कोई भी बात नहीं हुई है, तो इसलिए इसका आंसर सी आ जाएगा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसको लाइक जरूर कर देना। आगे वाला क्वेश्चन हम रीड करते, कहता है व्हाट इज अ की डिफरेंस बिटवीन एरन एंड द पेंटिंग फूल। एरन और पेंटिंग फूल दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले ऑप्शन में उसने लिखा है इट्स प्रोग्रामर्स बैकग्राउंड, सेकंड वाले में उसने लिखा है पब्लिक रिस्पॉन्स टू इट्स वर्क, थर्ड वाले में उसने लिखा है सोर्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर, लास्ट वाले में उसने लिखा द टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ इट्स आउटपुट। अब दोबारा से देखो, ये दो जगह पे उसने रेफरेंस प्रोनाउन यूज किया है, यहाँ पे भी इट्स लिखा है, यहाँ ए वाले ऑप्शन में भी इट्स लिखा है। इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? बैकग्राउंड का डिफरेंस है, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा है इसके काम को लेकर उसमें डिफरेंस है, मतलब इसको लोग इसके काम को ज्यादा अच्छा समझते हैं, इसके काम को ज्यादा अच्छा समझते हैं, ये हमने देखना है। ये पैराफ्रेजिंग में आपको समझा रहा हूँ। देखो, क्वेश्चन में पीछे जाने से पहले ही आपको थोड़ा सा पैराफ्रेज सोचना पड़ेगा। आगे उसने लिखा है सोर्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर होता है जो इसका मेन मैटर है, जो इसका मेन सब्जेक्ट है, उन दोनों के सोर्स में डिफरेंस है। इसका सब्जेक्ट मैटर किसी और सोर्स से आ रहा है, इसका सब्जेक्ट मैटर किसी और सोर्स से आ रहा है। और लास्ट वाले में उसने लिखा है टेक्निकल स्टैंडर्ड ऑफ इट्स आउटपुट। आउटपुट होता है इसका रिजल्ट। इनके जो टेक्निकल स्टैंडर्ड है वो अलग अलग है, उनमें डिफरेंस है। तो आइए हम पैसेज में चलते और देखते हैं। इसने लिखा अनलाइक अर्लियर आर्टिस्ट सच एज एरन, कि जो दूसरे आर्टिस्ट थे एरन जैसे, उनके तरह ये नहीं करता था। क्या नहीं करता था? पेंटिंग फूल क्या करता था? पेंटिंग फूल ओनली नीड्स मिनिमल डायरेक्शन एंड कम अप विद इट्स ओन कॉन्सेप्ट बाय गोइंग ऑनलाइन मटेरियल। मतलब इसका यह है कि इसके अपने खुद के कॉन्सेप्ट थे। तो खुद के कॉन्सेप्ट का मतलब है कि इसके अपने खुद के प्रिंसिपल थे। कॉन्सेप्ट आपको पता है, किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट का मतलब है उसका सब्जेक्ट मैटर होना, उसका आधार किस चीज के ऊपर है। द सॉफ्टवेयर रन्स इट्स ओन वेब सर्चेस एंड ट्रॉल थ्रू सोशल साइट। इसके खुद का अपना सर्च इंजन है, उसके थ्रू ये रन करता है। तो मतलब ये सारा डिफरेंस बता रहा है कि मेजर डिफरेंस क्या है। तो यहां से ही हमें समझ में आ रहा है कि इसका आंसर सब्जेक्ट मैटर वाला आंसर चला जाएगा। मैं आपको एक बारी क्वेश्चन में ऑप्शंस भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर जैसे इसने लिखा था इट्स प्रोग्रामर्स बैकग्राउंड, ऐसा हमने कुछ पढ़ा नहीं। उसके बाद पब्लिक रिस्पॉन्स टू इट्स वर्क, ऐसा भी हमने कुछ पढ़ा नहीं। और सोर्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर, ये मैंने आपको अभी बता दिया। और टेक्निकल स्टैंडर्ड वाला आंसर नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर सी हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने एमसीक्यू का आपको बता दिया, लेकिन एमसीक्यू के अलावा आपके दूसरे क्वेश्चन भी ठीक होने जरूरी हैं। जैसे ट्रू फॉल्स है, लिस्ट ऑफ हेडिंग है, विच पैराग्राफ कंटेन्स वाले हैं, समरी है, राइटर ओपिनियन है। ये वाले क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपके ये वाले क्वेश्चंस भी ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपका रीडिंग क्लियर होना बहुत मुश्किल है। अगर आप ये सारे टिप्स सीखना चाहते हैं तो हमने रीडिंग शॉर्टकट नाम का एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है। आप हमारी एप्लीकेशन में जाकर उस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। 1000 रुपीज उसकी कॉस्ट है, लेकिन अभी 200 का डिस्काउंट चल रहा है। 800 रुपीज में आपको वो कोर्स मिल जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को प्रेडिक्शन मटेरियल चाहिए, आपको एक नंबर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।